वेलकम स्टूडेंट, मैं उठाने सर। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में यदि बेसिकली देखें हम तो ट्रांसफार्मर के इसमें बहुत से इसके पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए। एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम देखें तो ट्रांसफार्मर में कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी होती है। यदि हम ट्रांसफार्मर के भाग में उसके कोर को देखा जाए जिसे क्रोड कहा जाता है, क्रोड या कोर कह सकते हैं दोस्तों इसमें, तो ट्रांसफार्मर के कोर में ही वाइंडिंग को हम यहाँ पर लपेटते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कोर का निर्माण करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर का कोर बनाएंगे और इस कोर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के कोर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को यहाँ लपेटेंगे स्टूडेंट। तो ये जो कोर है, इसी कोर में यहाँ पर आपको एक चीज देखने मिलेगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग्स में आपको यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इसी कोर में लपेटी हुई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी गई है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों, ये दोनों वाइंडिंग में आपको सिमिलरिटीज ये मिलेगी, दोनों एक ही कोर में ये लपेटे मिलेंगे आपको। और ये जो कोर होगी ये सिलिकॉन स्टील की बनी होगी, कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होगी दोस्तों। सिलिकॉन स्टील का बनाने के पीछे इसका रीजन होता है कि जब आप ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे तो वो क्या करेगा, इसकी चुंबकशीलता उच्च होगी। जब उच्च चुंबकशीलता होगी तो इसमें ईडी करंट लॉस कम होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर के कोर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। क्लियर है, पिछली क्लास में भी आपको मैंने बता दिया। तो इसका माउस काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने मिलेगा कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो जब ट्रांसफार्मर के कोर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें लेमिनेशन भी चढ़ाया जाता है। यदि हम लेमिनेशन चढ़ाते हैं तो एक चीज हमें सामने समझ में आता है कि लेमिनेशन चढ़ाने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो यदि हम लेमिनेशन चढ़ाते हैं तो ईडी करंट लॉस यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? लेमिनेशन चढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेमिनेशन चढ़ाने के पीछे रीजन ये होता है कि हम ईडी करंट लॉस को दूर करें। अब ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप तो इस कोर में वाइंडिंग्स लपेटी होती है, इसी के कारण यहाँ पर लॉसेस होते हैं। तो वाइंडिंग में जब एसी इनपुट सप्लाई दिया जाता है स्टूडेंट, तो एसी सप्लाई देने पर बेसिकली यहाँ पर इसके कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यही कोर करता है स्टूडेंट। ये जो कोर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैंने इसमें बोया का माइक यूज किया है, अभी कॉलेज से लिया मैंने। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज क्लियर आपको समझ में आएगी कि लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, इस मोटाई को भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड करते हैं, तो लेमिनेशन को कम करने के लिए या लेमिनेशन जो उसके कारण जो लॉस होगा ईडी करंट लॉस, उस लॉस को कम करने के लिए हम इसके कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। और जब कोर को लेमिनेटेड किया जाता है तो उस कोर की थिकनेस, उस लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लेमिनेशन की जो थिकनेस मिलेगी आपको देखने, ये थिकनेस मिलेगी दोस्तों यहाँ पे 0.25 से 0.5 mm तक। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के कोर को जो लेमिनेशन चढ़ाया जाता है तो ये लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होगी, तो लेमिनेशन की जो मोटाई होगी वो 0.25 से 0.5 mm तक होगी दोस्तों। क्लियर है सभी को? अब इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इसके बाद देखेंगे आप, क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर में ही प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कॉइल होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ये कॉपर की बनी होती है। क्लियर है? एल्युमिनियम का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती है, इस वाइंडिंग को हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। कॉपर की वाइंडिंग करना अति आवश्यक है।
यदि आप कॉपर की वाइंडिंग नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है, यह कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटेंगे आप, ये वाइंडिंग ज्यादा हीटेड होगी और जल जाएगी। तो हमें यहाँ पर किस धातु का यूज करना है, मेटल का, हम यहाँ करेंगे कॉपर का। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, यह दोनों कॉपर की बनी होगी, ठीक है। और प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, डीसी सोर्स से नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको एसी सोर्स से हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। थर्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय कुंडली जिसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जैसे प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग भी कॉपर की बनाएंगे। सेकेंड में इसमें क्या जुड़ा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट होगा। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें दोस्तों लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लोड कनेक्ट कर देंगे। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इसमें फुल लोड करंट फ्लो होने लगेगी। और ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न जितने होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, वो टर्न पर डिपेंड करेगा कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर है आपको? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ से क्लियर कैसे होगा, यहाँ पर क्लियर होगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स अर्थात फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे में यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक मिलता है। तो यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक जो है ये ऑयल का टैंक होता है, मतलब इसमें ऑयल भरा होता है कंजर्वेटर टैंक में दोस्तों। क्लियर है? फोर्थ है कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा होता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये ऑयल का एक छोटा सा टैंक होता है जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। और इसमें इस टैंक में सिर्फ ऑयल ही भरा होता है, मतलब ऑयल का एक छोटा सा कंटेनर है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें लगभग हम आधा लेवल जो होता है, आधा इस कंजर्वेटर टैंक को भरेंगे, हम फुल नहीं भरेंगे, मतलब फुल इसमें ऑयल नहीं भरेंगे, हम आधा ऑयल डालेंगे, फुल ऑयल नहीं भरेंगे इसमें। तो इसमें जो कंजर्वेटर टैंक होगा इसमें इसको फुल ऑयल से नहीं भरना है, इसे आधा भरेंगे, ठीक है। ऑयल का जो लेवल होगा वो हाफ होगा इसमें। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो टैंक है ये मेन टैंक में है ना, जब मेन जो ऑयल का टैंक होगा जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स लपेटी गई है, कोर के ऊपर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसको फिर ऑयल में डाला जाता है। तो ऑयल से भरा हुआ जो मेन कंजर्वेटर टैंक है और ये जो कंजर्वेटर है, मतलब कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, इन दोनों के बीच में रिलेशन है दोस्तों। जब मेन टैंक का ऑयल कम हो जाता है तो हम कंजर्वेटर टैंक से ऑयल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्तर है, इसका लेवल, ये मेन टैंक के लेवल को, ऑयल के लेवल को बनाकर मेंटेन करके रखता है, इसीलिए हम कंजर्वेटर टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। जब क्या है, ऑयल का तापमान यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ इसमें ऑयल का वॉल्यूम अर्थात आयतन भी बढ़ता है दोस्तों। तो ऑयल का तापमान बढ़ेगा मतलब कोर गर्म होगा, कोर गर्म होने के साथ यहाँ पर ऑयल भी गर्म होगा क्योंकि ऑयल के अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स है। तो इसके कारण ऑयल भी गर्म होता है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने मिलेगी कि इसके कारण ये जो ऑयल है, ये ऑयल के जो प्रसार है ये होने लगता है, मतलब कि यहाँ पर ऑयल का लेवल बढ़ने लगता है। तो जब ऑयल का लेवल बढ़ने लगेगा तो उसका आयतन भी बढ़ने लगेगा और जब इसका आयतन बढ़ेगा स्टूडेंट तो यह कंजर्वेटर टैंक में मेन टैंक का ऑयल बुलबुले के तौर पर ऊपर से निकलकर कंजर्वेटर टैंक में जाकर जमा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सप्लोजन वेंट भी लगाते हैं। इसे जब ऊपर देखेंगे तो एक्सप्लोजन वेंट भी मिलेगा आपको, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन टैंक भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन टैंक का मतलब यही होता है जब ऑयल गर्म हो जाती है और गर्म होने के साथ उसका आयतन भी बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने के साथ उसमें प्रसार होगा दोस्तों और वो कंजर्वेटर टैंक में जाके जमा हो जाएगा।
जब ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, जो मेन टैंक है उसका ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ से यही कंजर्वेटर टैंक से ऑयल को लेंगे। ठीक है, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक में ये जो क्षतिपूर्ति होती है, मतलब कि मेन टैंक में जो ऑयल कम हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक से ऑयल फिर से ले लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है ये ट्रांसफार्मर स्वयं करता है, हमें नहीं करना पड़ता। ये अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर पहले से ही विद्यमान है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग का बेसिक यदि सिस्टम देखें हम, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, इसमें हीटिंग क्रिएट होता है, और जब हीट क्रिएट होगा तो हीट क्रिएट 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस से जब 95 डिग्री तक परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर बुलबुले निकलना स्वाभाविक है, और ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होना स्वाभाविक है, उसका वेपराइजेशन भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग रखा जाए। उसके लिए बहुत सी मेथड्स हैं दोस्तों, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो कंजर्वेटर टैंक है, और कंजर्वेटर टैंक के बाद में यहाँ पर लगा होता है बकहोल्स रिले। क्लियर है? क्या लगा होता है दोस्तों यहाँ पर? बकहोल्स रिले। तो जो बकहोल्स रिले यहाँ पर हम जब लगाते हैं स्टूडेंट, तो आपको एक चीज देखने मिलेगी, ये जो बकहोल्स रिले है, यह रिले ट्रांसफार्मर में, ऐसे ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग अधिक हो, हाई रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर है दोस्तों? लगभग 500, ये मान के चलिए 5 MVA बड़े जो ट्रांसफार्मर है, 5 MVA वाले जो ट्रांसफार्मर होंगे दोस्तों, बड़े साइज के ट्रांसफार्मर में हम बकहोल्स रिले का यूज करते हैं। छोटे साइज वाले ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा दोस्तों। फिर हम बकहोल्स रिले क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेन चीज आपको याद ये रखना है कि जो बकहोल्स रिले है, ये बड़े साइज के ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उनमें बकहोल्स रिले का यूज नहीं करते। लगभग 5 MVA वाले जो ट्रांसफार्मर है, बड़े ट्रांसफार्मर जो है, उन ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पर बकहोल्स रिले का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? तो बकहोल्स रिले का यूज कब करेंगे दोस्तों? जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर होंगे उस ट्रांसफार्मर में हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब यदि हम देखें तो ये जो बकहोल्स रिले है, ये बकहोल्स रिले काम क्या करता है? तो बकहोल्स रिले ट्रांसफार्मर में होने वाले इंटरनल फॉल्ट, तो जब ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होता है, तो वो इंटरनल फॉल्ट को ये डिटेक्ट करता है दोस्तों, और अलार्म बजाकर हमको सूचना देता है। तो एक प्रकार का ये रिले है, सूचना देने वाला रिले है। और रिले जब ट्रांसफार्मर में कहीं आग लग जाए, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हीटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाए, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ज्यादा गर्म हो जाए, या ऑयल ज्यादा गर्म हो जाए, तब के सिचुएशन में दोस्तों यह इंटरनल फॉल्ट की कंडीशन में फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और अलार्म बजाकर हमें सूचना देता है। क्लियर है? यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। मतलब ये जो सर्किट ब्रेकर मिलेगा आपको, ये स्वचालित मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। ये ऑटोमेटिक फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, और आपको अलार्म के रूप में आउटपुट प्रदान कर देगा। मतलब आपको अलार्म बजा देगा, सिस्टम का अलार्म बजा देगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है। और यह जो बकहोल्स रिले है, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होने पर ही ये फॉल्ट को डिटेक्ट करके आपको सूचना प्रोवाइड कराता है। तो बड़े बड़े सब स्टेशन जहाँ मिलेंगे वहां पर हम ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का यूज करते हैं। छोटे मोटे ट्रांसफार्मर जो होंगे केवीए वाले, इन छोटे मोटे केवी वाले ट्रांसफार्मर में हम इन
ट्रांसफार्मर में बकौल्स रिले का यूज नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? बकौल्स रिले का यूज नहीं करते हैं छोटे मोटे चीजों में, हम बड़े ट्रांसफार्मर में बकौल्स रिले का यूज करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा गया है कि ये जो बकौल्स रिले है ये कहाँ लगा होता है। तो दोस्तों बकौल्स रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। एक तो कंजर्वेटर टैंक और दूसरा मेन टैंक, इन दोनों के बीच में लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली जो पाइप होती है उस पाइप में लगा होता है। मतलब ये जो है इस साइड वाला ये पाइप का सिंबल है दोस्तों, ये पाइप से जुड़ा होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में। क्लियर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से तो पूछा ही जाता है बकौल्स रिले का। ठीक है, तो यह कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में लगा होता है बकौल्स रिले। इसमें दो फ्लोट होते हैं, दोनों फ्लोट मरकरी के बने होते हैं। मतलब जो स्विच होगा ये स्विच किसका बना होगा? मरकरी का। तो मरकरी का बना होगा दोस्तों, मरकरी का इसलिए होगा ये फ्लोट ही डिटेक्ट करता है और फिर हमें अलार्म बजाकर सूचना देता है। इसमें दो फ्लोट होते हैं, दो मरकरी स्विच इसको कहते हैं हम, क्योंकि मरकरी स्विच की तरह कार्य करता है दोस्तों, और ये दोनों फ्लोट ही यहाँ पर मुख्य रूप से काम करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए उसके बाद देखेंगे मेन टैंक। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है, यह मेन टैंक इस टाइप का दिखेगा आपको। चलिए इस मेन टैंक के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ट्रांसफार्मर में यदि हम देखें तो ट्रांसफार्मर में आपको मेन टैंक मिलेगा जो आपको सबसे बड़ा नजर आता है। सबसे बड़े साइज का जो बाहरी क्षेत्र में देखेंगे हम तो चौकोर मिलेगा आपको, वर्ग की आकृति का ये जो टैंक मिलेगा ये मेन टैंक होता है दोस्तों, मुख्य टैंक। अब ये जो मेन टैंक है इसके अंदर कोर होगा, कोर के अंदर वाइंडिंग्स लपेटी होगी और वाइंडिंग को मानकर चलिए ये जो दिख रहा है आपको इसको हमने एक डब्बे में पैक कर दिया, तो ये डब्बा जो होगा वही मेन टैंक कहलाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक में मुख्य टैंक कहलाता है। ठीक है, इसमें तेल भरा होता है, इसमें क्या भरते हैं हम? तेल, पूरा तेल भरा होता है और इसमें कोर जो होता है उस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। ये जो कोर है दोस्तों ये कोर है और इस कोर में हमने वाइंडिंग को लपेट दी। ये कोर है दोस्तों, इसमें हम वाइंडिंग को लपेट देते हैं और ये जो कोर है ये कोर सहित ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर भर दिया जाता है। क्लियर है सभी को? इसे ही हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर इसे भर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर भरने के पीछे इसका रीजन यही है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसमें ये जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है ये साइज में बहुत बड़ा होता है और इसमें पूरा अंदर तेल भरा होगा और इसमें कोर होगी, कोर में वाइंडिंग्स लपेटी होगी और ये पूरी वाइंडिंग उस तेल में डूबी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे ब्रीदर। ब्रीदर का काम है ब्रीदिंग करने का। तो ब्रीदर क्या काम करता है आपको मालूम है? ब्रीदर का मेन काम है ब्रीदिंग करे। तो ट्रांसफार्मर में जब आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के ऑयल ठंडा होकर बार बार सिकुड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो गर्म होता है, तो गर्म होने पर प्रसार होता है उसमें और उसमें प्रसार होने के कारण फिर उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं और आयतन ज्यादा हो जाता है। तो ब्रीदर का जो काम है, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो ये कहाँ जाके जमा होता है? ये कंजर्वेटर टैंक में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, अब उसी के स्थान में वहां पर क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा दोस्तों, सक्शन की क्रिया करेगा ना। तो ब्रीदर जो है वो सक्शन की क्रिया करता है, मतलब कि यहाँ पर जो क्रिया करेगा ये सांस लेने की क्रिया करेगा, ब्रीदिंग वाली क्रिया करता है और वो जो खाली जगह है वहां पर वायु समाहित हो जाएगा, वायु जमा हो जाएगा। तो एयर जो खाली स्पेस होगा वहां एयर हो जाएगी। तो कंजर्वेटर टैंक में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करती है तो उसमें से होकर नमी भी प्रवेश करती है, क्योंकि कभी गर्मी में तो चल जाता है, ठंड के टाइम में और थोड़ी बारिश के टाइम में यहाँ पर नमी आ जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी आ जाती है दोस्तों।
तो एटमॉस्फेयर में नमी आने के कारण ब्रीदर में भी नमी आने लगेगी। तो जब ब्रीदर ब्रीदिंग करेगा तो एयर के साथ साथ नमी को भी लेकर आता है। तो ये जो मॉइस्चर होगा इस मॉइस्चर को प्रवेश करता है, तो ये मॉइस्चर क्या करेगी दोस्तों, ये जो मॉइस्चर है ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को खराब कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को खराब होने से बचाना है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड या जिसे कहते हैं सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर भर देंगे। ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड, जिसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, या इसकी जगह भर देंगे सिलिका जेल। जब सिलिका जेल भर देंगे तो ये नमी को सोख लेगा और सूखी जो हवा है, ड्राई एयर, ये ड्राई एयर ट्रांसफार्मर की कोर तक पहुंचेगी दोस्तों। इस तरीके से ट्रांसफार्मर का कोर ठंडा होगा। तो ब्रीदिंग का काम करने का काम है ब्रीदर का दोस्तों, और ये नमी को सोखता है, इसमें सिलिका जेल भरा जाता है। क्लियर है? हम 7 पार्ट देख लिए इसमें। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद ये जो है सिलिका जेल, इसका शुष्क की अवस्था में, मतलब कि जब ये सूखी होगी तो सूखी अवस्था में ये आपको इसका कलर कैसा मिलेगा, नीला कलर मिलेगा, येलो या ब्लू कलर, ब्लू कलर मिलेगा दोस्तों। येलो कलर भी मिलेगा, बाद में मिलेगा आपको। तो जब सूखी होगी सिलिका जेल तब इसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और नमी सोखने के बाद इसका कलर हो जाएगा वायलेट, ध्यान दीजिएगा, बैगनी कलर हो जाएगा। जब नमी सोख लेगा सिलिकॉन जेल तब उसका कलर हो जाएगा वायलेट। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? फिर क्या हो जाएगा, बाद में फिर जब हो जाएगा तो ये गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है बाद में। और गुलाबी रंग को ये प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता इसकी खत्म हो गई है, इसकी लिमिट खत्म हो गई। भैया बोले गुलाबी हो गया, पिंक कलर हो गया सिलिका जेल का, तो बोले अब सिलिका जेल चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये सिलिका जो जेल है, अभी बारिश के समय में सिलिका जेल ट्रांसफार्मर का चेंज किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ये इसलिए किया जाता है कि ट्रांसफार्मर में हम ब्रीदर में यहाँ पर जो सिलिका जेल यूज किए हैं, इस सिलिका जेल को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और यदि गुलाबी कलर हो गया तो चेंज करेंगे, और गुलाबी कलर नहीं हुआ है स्टूडेंट तो चेंज नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि सिलिका जेल का कलर गुलाबी हो गया है तो फिर वो अनयूज हो गया, ठीक है। तो गुलाबी रंग क्या प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल पिंक कलर, खराब हो गया है सिलिका जेल, ठीक है, अर्थात कि इसकी नमी सोखने की क्षमता खत्म हो गई है। क्लियर है? इसको यदि सेकेंड दोबारा यूज करना है तो इसको फिर से हमको 150 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको फिर से पकाना पड़ेगा, और जब उसे पकाएंगे तब कहीं जाकर वो सिलिका जेल यूज करने लायक बचेगा। लेकिन इतना हम मेहनत क्यों करें, उससे बढ़िया नया खरीद के ला लेंगे। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? उससे बढ़िया तो नया खरीद के ला लेंगे हम। तो नया सिलिका जेल ट्रांसफार्मर में डाला जाता है बारिश के समय में, ताकि नमी को सोखा जा सके और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को खराब होने से बचाया जा सके। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट यदि हम देखें तो एक्सप्लोजन वेंट में आपको एक चीज देखने मिलेगी कि यहाँ एक्सप्लोजन वेंट, इसे हम क्या कहते हैं, ये प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। एक्सप्लोजन वेंट प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, और ये जो प्रेशर रिलीज वाल्व है स्टूडेंट, एक्सप्लोजन वेंट जिसे कहते हैं, जब ट्रांसफार्मर में प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल का दबाव बढ़ेगा दोस्तों, तो ऑयल के दबाव से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम लगा हुआ उसमें, जैसे कि स्पीकर में जो बॉक्स के अंदर स्पीकर लगा होता है, उस स्पीकर में देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का डायफ्राम मिलेगा आपको। यही डायफ्राम के जैसे ही एक्सप्लोजन वेंट में भी एक डायफ्राम लगा होता है। जब अधिक प्रेशर होगा तो ये डायफ्राम फट जाएगा और ट्रांसफार्मर के अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है उसको रिलीज कर देगा, और जब इंटरनल प्रेशर को रिलीज कर देगा तो ट्रांसफार्मर खराब होने से बच जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट का यूज करते हैं। और दोस्तों यही एक्सप्लोजन वेंट का है, एक पाइप टाइप का आपको देखने मिलेगा बाहर,
तो वही एक्सप्लोजन वेंट होगा दोस्तों। चलिए ट्रांसफार्मर ऑयल, इसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, ये ऑयल सिंथेटिक ऑयल भी होता है और मोबिल ऑयल भी होता है, ठीक है। इसमें हम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं, ये ऑयल दोस्तों जिसे खनिज तेल कहते हैं, तो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होता है, वहां से नेचुरल गैस से वहां से नेचुरल ऑयल निकलता है। तो हम उस ऑयल का भी यूज करते हैं, क्योंकि यह ऑयल विद्युत का कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती। यह